नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार आत्महत्या केस ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में ये आत्महत्या थी या कहीं कुछ और गहरा? क्या ये सब एक व्यक्तिगत दुख है या सामाजिक व्यवस्था में गहरे बैठे जहर का प्रतीक है? आइए तथ्य और विश्लेषण के साथ जानते हैं इस पूरे केस की पूरी कहानी। सबसे पहले आपको सूचित कर दें कि इस मामले में 15 से ज्यादा अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया और चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जैसे नाम शामिल हैं। ये पहली बार है जब किसी मामले में इतने बड़े अधिकारियों पर आरोप लगे हैं और केस दर्ज हुआ है। एफआईआर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस थाने में दर्ज हुई, जिसमें सुसाइड नोट को आधार बनाया गया। दरअसल आईपीएस वाई पूरण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा कि उन्हें लगातार मानसिक और जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने उच्च पदों के बावजूद भी गैर कैडर और नॉन एग्जिस्टिंग पोस्टिंग के जरिए उन्हें दरकिनार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके वेतन एरियर तक रोक दिए थे। दोस्तों, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और जाति आधारित गालियां तक दी गई। और क्या ये आरोप महज एक फौरी उद्गार थे या सचमुच उनका जीवन काटने वाली हकीकत, यानी कि उनको सुसाइड तक पहुंचाने वाली हकीकत? दोस्तों सोचिए, अगर एक ऐसे वरिष्ठ अफसर को, जो खुद आईपीएस है और कानून का अधिकारी है, अपने विभाग के वरिष्ठ अफसरों से इतना अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ता है, तो आम दलित समाज की क्या दशा होगी? क्या हर उस प्रणाली की आलोचना कर सकते हैं हम लोग जो अपने ही लोगों को नहीं बचा सकती, उल्टे उन्हें तोड़ देती है? फिलहाल मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी बना दी है। लेकिन क्या ये एसआईटी निष्पक्ष होगी जब खुद डीजीपी और एसपी जैसे उच्च अधिकारी इस पर आरोपित हैं? खुद सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टियां लगभग तय कर दी है और एडीजीपी आलोक मित्तल को शायद इसकी जगह नियुक्ति की तैयारियां की जा रही है। लेकिन क्या इससे पूरे सिस्टम की गहराई तक जांच हो पाएगी? अब बात करते हैं इस मामले के सिलसिले में आईपीएस वाई पूरण कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की। उन्होंने खुले तौर पर एफआईआर का सवाल उठाया। जिस अधिकारी के नाम सुसाइड नोट में दर्ज हैं, उन्हें आरोपी कॉलम में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने परिवार पर हुए राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव को सामने लाते हुए कहा कि यह सुसाइड नहीं, एक तरह का मर्डर है, यानी कि हत्या है। परिवार सुरक्षा की मांग पर लगातार बना रहा और उनके आवास पर अस्थायी पुलिस बूथ भी लगाए गए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे देश में जहां संविधान में करप्शन और उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण है, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज हो करते हुए भी कार्रवाई क्यों इतनी धीमी है? ऐसे मामलों में पहले जांच अधिकारी या सरकार की अनुमति जरूरी होती है, जो कि इस केस की गिरफ्तारी प्रक्रिया को जटिल बना रही है। क्या ये संकेत नहीं देता कि सिस्टम में राजनीतिक पेचीदगियां और दबदबा किस कदर प्रभावी है? क्या आधिकारिक प्रोटोकॉल का उपयोग सिस्टम को बचाने के लिए किया जा रहा है या असली न्याय के रास्ते को रोकने के लिए? क्या आप सोचते हैं कि ऐसे बड़े अधिकारी जो खुद संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाते हैं, क्यों अपने अधीनस्थों को इस तरह मानसिक प्रताड़ना देते हैं? क्या यह उनकी वर्दी की आन है या केवल सत्ता की भूख इसे कह सकते हैं? क्या इस मामले में सिस्टम की असल सच्चाई पर सवाल नहीं उठना चाहिए? इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पूरण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कई बार एससी बिरादरी से जुड़े अधिकारियों को टारगेटिंग की बात कही है। बताते हैं कि उनके यहाँ जातीय भेदभाव
और चालाकी से सिस्टम की हिस्सेदारी साफ दिखाई देती है। उनके जैसे अधिकारी जिनकी काबिलियत सर्वोपरि थी, उन्हें छोटी मोटी पोस्टिंग या गैर कार्यकारी जिम्मेदारियों पर भेज दिया जाता है। जब उन्होंने आवाज उठाई तो झूठी एफआईआर, झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। क्या यह आपराधिक मानसिकता नहीं है जो आज के समय में भी जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है? क्या यह न्याय के खिलाफ एक बड़ा गंभीर मामला नहीं है? क्या आप सोच सकते हैं जब इतने बड़े अधिकारी ऐसे मामलों में फंस रहे हो तो आम दलित समाज की हालत क्या होगी? क्या हमें इस बर्ताव को नजरअंदाज करना चाहिए? सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक वर्ग का क्या रुख है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार का प्रतीक है या अत्याचार का प्रतीक है। कई दलित संगठनों ने इस मामले में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। क्या सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सही और समयबद्ध कार्रवाई करेगी या फिर राजनीतिक दिखावा? यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सरकारी तंत्र में भी इन्हें जातिगत भेदभाव के खिलाफ कुछ आईएएस, आईपीएस अफसर आवाज उठा रहे हैं। कई ने सीएम से मुलाकात कर न्याय की मांग की है, लेकिन क्या तब तक सिस्टम में बदलाव संभव है जब तक वास्तव में बिना भेदभाव के न्याय नहीं मिलता है? दोस्तों सोचिए, आपने कभी अभी तक कितने ऐसे मामले देखे हैं जहां उच्च पदों पर बैठे दलित अफसरों के साथ भेदभाव हुआ और कितना मौन साधा गया? ये मामला हमें उस व्यवस्था का सच बताता है जो बहाना बनाती है और सच्चाई का सामना करने से डरती है। अगर देश में सच्चाई जानना है तो हमें इस केस को गहराई से समझना होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस केस की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र और संवैधानिक समिति की जरूरत है? क्या ऐसी जांच होनी चाहिए जो पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से इस मामले की तह तक पहुंच जाए? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर वक्त इस मुद्दे पर चर्चा हो सके, और कमेंट में बताइए कि आपके विचार में इस पूरे मामले की सच्चाई क्या हो सकती है। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख है या बड़े सिस्टम की विफलता का सबूत है? हम अगले वीडियो में इस केस की जांच रिपोर्ट और वस्तु स्थिति विश्लेषण के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए न्याय की राह में जागरूक रहिए, सच बोलिए। जय हिंद, नमस्कार।